ओके, तो वेलकम स्टूडेंट्स। बहुत दिनों के बाद हम लोग ट्रेड यूनियन चैप्टर का थर्ड जो टॉपिक है उसे लेके आए हैं आपके पास। इट वाज रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969 फॉर स्ट्रेंथनिंग द ट्रेड यूनियन। बिफोर वी स्टार्टिंग आई वांटेड टू टेल यू कि हम लोगों ने पहले दो लेक्चर्स खत्म कर लिए। जो फर्स्ट लेक्चर था वो था रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड सेकंड लेक्चर था वो था प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ट्रेड यूनियन। अगर आप में से किसी ने वो अटेंड नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि पहले वो अटेंड कर लो, उसके बाद ये अटेंड करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इवन दो अगर आप वो अटेंड नहीं करना चाहते हो और अभी यहीं पे हो तो लेट्स कंटिन्यू। तो बिफोर वी स्टार्टिंग अवर लेक्चर आई नीड टू पुट 3 क्वेश्चंस टुवर्ड्स यू। ये क्वेश्चन इसके लिए है कि हम लोग आगे अपने क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो क्लियर करेगा। पहला क्वेश्चन है कि if there is a problem associated with trade union, there is a different way to overcome. Is there any way to overcome that problems? That was the first question. Second question is how we utilize a trade union as a conflict resolution tool. And third one, the characteristics of ideal trade union. Okay, so these 3 questions is now going to answer in upcoming 20 minutes. So stay tuned with us and let's start. तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम ऑफ ट्रेड यूनियन को एनालाइज किया और उसके बाद वो प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व की जाए, वो प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, इसके लिए अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, मानी कि ये सजेशन है। ये अप्लाई आधे हुए हैं आधे बाकी है। तो इसको रिकमेंडेशन ध्यान में रखना है कि ये बिल्कुल 100% अप्लाइड नहीं है। आधे जो भी स्टेट ने, जो भी सेंट्रल ने रेक्टिफाई किए हैं और जो भी इंडस्ट्री के आधार पे जो भी कॉन्करेंट लिस्ट है, तो इंडस्ट्री या स्टेट के आधार पे जिसने रेक्टिफाई किए हैं वहां पे एप्लीकेबल है। हर जगह ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट है, फर्स्ट सजेशन है एनलार्जमेंट ऑफ फंक्शंस। तो एनलार्जमेंट ऑफ फंक्शंस माने कि ट्रेड यूनियन का जो बेसिक वर्क है, बेसिक वर्क माने कि लेबर जो है, लेबर को जो इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, मतलब उनकी लाइफ इम्प्रूव होनी चाहिए और उनको उनके राइट प्रिजर्व, माने कि राइट उनके प्रिजर्व रहने चाहिए, उनके राइट उनको एंजॉय करने के लिए होने चाहिए। अगर वो सब नहीं होता है तो ट्रेड यूनियन यहाँ पे एक्ट में आता है, ट्रेड यूनियन एक्शन में आता है और उनको उनके राइट, मानी कि लेबर को उनके राइट दिलाने में मदद रूप होता है। तो इट वाज द बेसिक फंक्शन ऑफ लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियन। तो एनलार्जमेंट ऑफ द फंक्शन मानी कि उसके जो बेसिक फंक्शन है उसे वो विकसित करे और उसके अलाइन जो रिलेटेड एक्टिविटी है उस पर ज्यादा फोकस करे तो ट्रेड यूनियन विकसित होगा। तो यूनियन मस्ट पे अटेंशन टू द बेसिक नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स। तो मेंबर की बेसिक नीड्स क्या होगी, कोई भी व्यक्ति की बेसिक नीड्स क्या होती है, तो जो भी काम करता है उसकी बेसिक नीड क्या होती है। तो एक होता है कि उसे खाना चाहिए, उसे रहना चाहिए और उसे कपड़ा चाहिए। दैट इज रोटी कपड़ा और मकान। तो ये उसकी बेसिक नीड होती है। तो उसमें फर्स्ट क्या है, सिक्योर फेयर वेजेस। फेयर वेजेस, उसके जो भी फेयर वेजेस है वो सिक्योर्ड होने चाहिए, उसके लिए ट्रेड यूनियन कार्य करना होना चाहिए। अभी फेयर वेजेस मानी कि मिनिमम वेजेस मत समझ लेना। फेयर वेजेस मिनिमम वेजेस से ज्यादा होते हैं और लिविंग वेजेस से कम होते हैं, बीच का जो होता है वो फेयर वेजेस होता है। फेयर वेजेस मानी कि आप में जो स्किल है, आपकी जो डेजिग्नेशन है, उसके आधार पे आपको वेजेस, जस्टिफाइबल वेजेस मिलने चाहिए। ठीक है, अगर आप 5 घंटे काम करते हैं और आपको 2 घंटे के ही वेजेस मिलते हैं तो इट वॉज अनजस्टिस। ओके, तो ये फेयर वेजेस क्या है कि आपको अपने स्किल के आधार पे जस्टिफाइबल वेजेस मिले, वो सिक्योरिटी आपको मिले, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए ट्रेड यूनियन कार्यरत होना चाहिए, तभी ट्रेड यूनियन स्ट्रेंथ होगा। सेकंड है सेफगार्ड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड इम्प्रूव्ड कंडीशन ऑफ सर्विस। मानी कि जो भी एम्प्लॉई है अगर उसके फेयर वेजेस मिल रहा है तो सैलरी के आधार पे आर्थिक तौर से वो बिल्कुल सक्षम है। लेकिन अगर उसको ये डर है कि कल उठ के मुझे मेरा एम्प्लॉयर नौकरी से हटा सकता है, मुझे रिटेन कर सकता है, अगर कुछ भी एडवर्स कंडीशन आए इन्वायरमेंट में तो मैं ये नौकरी से हट सकता हूँ। तो ये जो अनसर्टेनिटी रहती है, ये अनसर्टेनिटी के कारण लेबर अच्छे तरीके से कार्य नहीं करता। लेकिन अगर ट्रेड यूनियन ये अनसर्टेनिटी पे कार्य करेगा, अनसर्टेनिटी को बदल देगा और उसको एक श्योरिटी देगा कि नहीं, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहां पे आपको पर्टिकुलर जितने भी समय पे आपको बोल के रखा है उतने समय पर ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए आपको रखेगा।
तो इस प्रकार की जो कमिटमेंट ट्रेड यूनियन के द्वारा एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए, ऑन विच बेसिस? ट्रेड यूनियन कोई एम्प्लॉयर नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट देगा, लेकिन ट्रेड यूनियन अपने पावर से एम्प्लॉयर के साथ ऐसे डील करे कि जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर है, मानी कि जो एम्प्लॉय है, वो बिल्कुल सिक्योरिटी फील करे कि हमें आफ्टर हमें अपने रिटायरमेंट एज तक यहाँ से कोई हटा नहीं सकेगा। थर्ड है टू एनलार्ज अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। मानी कि एक तो आपके फेयर फेयर वेजेस को आपको सिक्योरिटी मिल गई है, आपको जो भी कार्यकाल है आपका पूर्ण, उसके लिए सिक्योरिटी मिल गई है। तो अभी ये प्रॉब्लम, मतलब अभी एक ऐसी ख्वाहिश भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में आएगी कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और विकास करना है, तो इसके लिए भी ट्रेड यूनियन सपोर्टिव होना चाहिए। मानी कि ट्रेड यूनियन प्रमोशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की, वो भी ट्रेड यूनियन के द्वारा मिले, ऐसी अपेक्षा एम्प्लॉय की ट्रेड यूनियन के आधार पर रहती है। तभी ट्रेड यूनियन ज्यादा पावरफुल रहता है और एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन का साथ देते हैं। फिर फोर्थ है टू इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन। सिंपल है कि ट्रेड यूनियन का जो बेसिक वर्क है, जो भी एम्प्लॉय जहाँ पे भी काम करता है, वहाँ की जो मतलब बेसिक नेसेसिटी है वो पूर्ण हो रही है कि नहीं, वो ट्रेड यूनियन ध्यान रखेगा और उसको ज्यादा इम्प्रूव करने की वहाँ पे कोशिश करेंगे। फिफ्थ है टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटी। एक ह्यूमन बीइंग का दोस्तों एक नेचर रहता है कि वो बहुत एक ही काम कंटिन्यू 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 अगर करता है तो वो नो डाउट उसमें स्किल्ड हो जाता है, लेकिन वन आफ्टर द वन टाइम वो वहां पे ना थोड़ा फील करता है कि अभी थोड़ा बोर हो रहा हूँ, थोड़ा मतलब फोकस हट रहा है। तो ऐसा ना हो और उसकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे, तो ट्रेड यूनियन की भी यह जवाबदारी बनती है कि उनको कल्चरल रिक्रिएशनल टाइप फैसिलिटी प्रोवाइड करे। माने कि कोई टूर पे जाते हैं या फिर डिनर के लिए स्पॉन्सर करते हैं, लाइक दैट। तो अगर ट्रेड यूनियन ये सब करता है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन के साथ आत्मभाव, मानी कि एक प्रकार की फीलिंग ट्रेड यूनियन के साथ वो ज्वाइन करेंगे, जिसके कारण भी ट्रेड यूनियन इफेक्टिवली वर्क कर सकेगा, जिसको एम्प्लॉय का उसको सपोर्ट भी मिलेगा। फिर है सिक्स्थ वन है टू ऑपरेट टू कोऑपरेट इन एंड फैसिलिटेट टेक्नोलॉजिकल एडवांस बाय ब्रॉडेनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्कर्स ऑफ इट्स अंडरलाइंग इश्यूज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहना चाहता है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, तो ये ना हो कि टेक्नोलॉजी के कारण पर्टिकुलर एम्प्लॉय वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, इसके लिए उसे रिटेन कर दिया जाए, उसे ऑर्गेनाइजेशन में हटा दिया जाए। तो ट्रेड यूनियन को क्या ध्यान में रखना है कि वो आउटसाइड एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से वो अवेयर होना चाहिए, उसकी कमिटी अवेयर होनी चाहिए, और जो भी नए नए इनोवेशंस या नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसे इस तरीके से अपने एम्प्लॉय तक पहुंचानी चाहिए कि अगर वो टेक्नोलॉजी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐड होती है तो भी एम्प्लॉय वहां पे रिटेन, तो भी एम्प्लॉय वहां पे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उसके पास वो स्किल है कि वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर सकता है। तो ऐसा वातावरण बने, इसके लिए भी ट्रेड यूनियन को कार्यरत रहना चाहिए। promote identity of interest of workers to their industry। आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स माने कि वर्कर्स के जो रिलेशनशिप होते हैं डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ। स्टेक होल्डर्स माने कि वर्कर्स टू वर्कर्स, वर्कर्स टू मैनेजर्स एंड वर्कर्स टू अदर आउटसाइडर्स। ओके, तो उसके जो रिलेशनशिप है वो साउंड रहे, इसके लिए ट्रेड यूनियन को अलग अलग एक्टिविटी का उपयोग करना चाहिए। to offer responsible cooperation in improving level of production, productivity, discipline and a high standard of quality and generally। तो इसमें क्या है कि ट्रेड यूनियन को अपने जो एम्प्लॉई है उसको इस तरीके से मतलब उनको कवर करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए या डायरेक्ट करना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसी है उसे ठीक तरीके से डिसिप्लिन में रह के उसका पालन करे, डिफरेंट उसकी क्वालिटी में मतलब जो भी ऐड कर सके उसके लिए वो कार्य करे। इनोवेशन अगर हो रहा है तो उसमें एम्प्लॉय को ज्यादा मदद करे अदर एम्प्लॉय को, इसके लिए ट्रेड यूनियन कार्यरत रहना चाहिए और ऐसा एटमोस्फियर ट्रेड यूनियन को भी बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर के लिए ट्रेड यूनियन एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनेगा और ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स होते हैं उसके साथ एम्प्लॉयर अच्छी तरीके से बात करेगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग का स्पेस बढ़ेगा। फिर लास्ट वन है टू प्रोमोट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलफेयर। माने कि जो भी व्यक्तिगत और सामूहिक जो भी विकास के जो भी साधन अवेलेबल होते हैं तो उसको प्रोमोट करने के लिए ट्रेड यूनियन को हमेशा कार्यरत रहना चाहिए। तो ये थी बेसिक नीड्स, प्रोवाइड बेसिक नीड शुड बी फुलफिल्ड बाय द ट्रेड यूनियन, ओके, फॉर द एम्प्लॉय।
नाउ ट्रेड यूनियन ये अपने राइट्स के बारे में हर बार बात करता है, लेकिन ट्रेड यूनियन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी बात करे तो वो बहुत अच्छा होगा। दुनिया में ऐसा बहुत होता है कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए, लेकिन व्हेन इट्स कम्स टू दी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर हमारा अंक 0 हो जाता है। तो ये बहुत समझने की चीज़ है कि ट्रेड यूनियन की भी खुद की भी सोसाइटी के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो क्या है? तो यूनियन शुड आल्सो बी अंडरटेक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज़ प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। इसके लिए मतलब नेशनल इंटीग्रेशन माने कि राष्ट्रीय एकात्मता भाव बढ़े, इसके लिए भी ट्रेड यूनियन को कार्यरत माने कि नेशनल यूनिटी, नेशनल इंटीग्रिटी बढ़े, इसके लिए ट्रेड यूनियन को कार्यरत रहना चाहिए। एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारतीय मजदूर संघ बीएमएस, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा लेबर यूनियन है, और उसकी जो पॉलिसी है, उसकी जो प्रोसीजर ऑफ वर्किंग है, उसके जो नारे इवन है, वो इतने आकर्षक और इतने पॉजिटिव है कि अगर वो लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, तो एम्प्लॉयर को वो कुछ गाली गलौज नहीं कर रहे, लेकिन अच्छी तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं। इवन उनके जो भी मेंबर्स होते हैं उसमें वो सरनेम महत्व का नहीं होते। वो एक दूसरे के साथ मतलब भाई के तौर से बातचीत करते हैं। वहाँ पे आई थिंक एक दूसरे को वहाँ पे पता भी नहीं होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति किस कास्ट का है। तो इस टाइप का ट्रेड यूनियन, इस टाइप का लेबर यूनियन आवश्यक है नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए। बी है इन्फ्लुएंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कम्युनिटी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस पॉलिसी। माने कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसमें अगर ट्रेड यूनियन पावरफुल है, उसके पास नॉलेज है, तो उसे वो पॉलिसी का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें अपने व्यू भी देने चाहिए। और क्यों देने चाहिए? क्योंकि ये व्यू जन सामान्य को भी अफेक्ट करते हैं। in instilling in their members a sense of responsibility towards the industry और and community. After all, अगर कोई भी एम्प्लॉई घर पे रोटी बना के खा सकता है तो उसका मुख्य रीजन है एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेड यूनियन का ये प्रथम माने कि फर्स्ट राइट है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो भी मेंबर्स है उसमें उसके मन में अपने जो कॉरपोरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ाए। तो ये ट्रेड यूनियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देन लीडरशिप इश्यूज जो है उसे रिजोल्व करने के लिए क्या होता है, तो उसे उसके लिए 5 डिफरेंट रिकमेंडेशन दी है एनसीएल ने। फर्स्ट है नो बैन ऑन नॉन एम्प्लॉइज होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। हाँ, तो हम लोगों ने आगे बढ़ा था कि कई कई ऑर्गेनाइजेशन ये बैन लगा देते हैं कि बाहर के जो एम्प्लॉइज नहीं है ऐसे लोग एग्जीक्यूटिव कमिटी मतलब ट्रेड यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है उसके मेंबर्स नहीं होने चाहिए। तो इस पे बैन नहीं होना चाहिए, माने कि उसके मेंबर्स हो, ऐसा प्रयत्न माने कि नॉन जो भी एम्प्लॉय है वो भी एग्जीक्यूटिव कमिटी का मेंबर बने, इसके लिए हमें परमिशन देनी चाहिए। तो उससे लीडरशिप ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। Steps should be taken to promote internal leadership and give it more responsible role, right? So इंटरनल लीडरशिप इन अ पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन, इंटरनल लीडरशिप बढ़े माने कि लीडर हमें आउटसाइड से ना एडॉप्ट करना पड़े और इंटरनल लीडरशिप बढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा। इंटरनल लीडरशिप से बहुत अच्छे फायदे भी रहते हैं कि पर्टिकुलर वर्कर्स के जो इश्यू है वो मतलब कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उसको रिजोल्व किए जाते हैं, उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होता है, उसका अलग तरीके से उपयोग नहीं होता, उसका जो एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉयर इवन अदर लोगों की होती है उसी तरीके से उसका उपयोग होता है। तो इंटरनल लीडरशिप बढ़े उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जो भी एक जिसमें भी पोटेंशियल है उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले रोल अलॉट करने चाहिए। थर्ड वन है परमिशेबल लिमिट ऑफ आउटसाइडर in the executive of the unions should be reduced to 25%। जो देखो हम लोगों ने आगे जो लेक्चर अटेंड किया था उसमें हमने देखा था कि आउटसाइडर्स ऑर्गेनाइजेशन माने कि ट्रेड यूनियन के अगर मेंबर बनने चाहते हैं तो उसकी लिमिट क्या है। तो अगर ट्रेड यूनियन के मेंबर 1000 से कम है तो उसके 10% आउटसाइडर्स मेंबर्स बन सकते हैं। अगर ट्रेड यूनियन 1000 से 10,000 के बीच है तो उसके 20% मेंबर्स आउटसाइडर हो तो चलेगा। अगर ट्रेड यूनियन 10,000 से ज्यादा मेंबर्स वाला है तो उसमें मैक्सिमम 30% ही परमिशिबल लिमिट है कि आउटसाइडर आप बना सकते हो। तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशन है कि आप वो 30% हटा के 25% तक कर दो आउटसाइडर को मेंबर बनने के लिए। फिर फोर्थ ओके फिफ्थ वन है एक्स एम्प्लॉय शुड नॉट बी ट्रीटेड एज आउटसाइडर्स। मानी कि जो भी एम्प्लॉई रिटायर्ड हो चुके हैं उसे आउटसाइडर हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे, उसे हम लोग नॉन एम्प्लॉई के तौर पे एग्जीक्यूटिव कमेटी का या फिर लीडरशिप रोल पे हम लोग इलेक्ट
कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट 5 रिकमेंडेशन है जिसके आधार पे हम लीडरशिप इश्यू सोल्व कर सकते हैं। ये थर्ड वन वाला रह गया था जिसमें इंटरनल लीडरशिप शुड नॉट बी कनेक्ट विथ आउटसाइड फैक्टर्स। ये बिल्कुल सीधे तौर पे बिटवीन द लाइन हमें पढ़ना है कि आउटसाइड ऑफ द फैक्टर माने कि इंटरनल जो लीडरशिप है वो पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। फिर तीसरा है यूनियन राइवलरीज। यूनियन राइवलरीज मानी कि एक यूनियन दूसरे यूनियन के साथ दुश्मनावट करता है, तो उसे हम लोग कैसे रिजोल्व करेंगे? तो उसके लिए है रिकमेंडेशन रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ यूनियन। ओके, सो अगर उसमें एक इंडस्ट्री में 4-5 यूनियन काम कर रहे हैं तो उसमें रिकॉग्निशन ऑफ द यूनियन होना जरूरी है, मानी कि रिप्रेजेंटेटिव यूनियन पसंद कर लेना आवश्यक है। इससे क्या होगा कि जो 4-5 यूनियन है वो एक बार अगर रिप्रेजेंटेटिव यूनियन पसंद हो गया तो वो 2-3 साल के लिए वही रिप्रेजेंटेटिव है। तो अदर लोग क्या करेंगे, अपने जो इश्यू है वो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन को बोलेंगे और रिप्रेजेंटेटिव यूनियन वो इश्यू रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉयर पे। तो सिर्फ एक ही यूनियन के साथ डील करनी रहेगी और इंटर यूनियन राइवलरी भी कम होगी। फिर है बिल्डिंग ऑफ इंटरनल लीडरशिप, हमें बढ़ावा देना चाहिए जिसके कारण उसका पॉलिटिसाइजेशन ना हो। शिफ्ट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने की जस्ट चांसेस दिखते हैं एम्प्लॉयर को, तो वो एम्प्लॉई के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं, आपसी सहमति से माने कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई भी पॉलिसी फॉर्मलाइज करते हैं, रिजोल्व करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो उसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग भी इंटर यूनियन राइवलरी को खत्म करता है। उसके बाद है दोस्तों इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर यूनियन रिकॉग्निशन वुड रिड्यूस देम। मानी कि हम लोगों ने आगे पढ़ा था लास्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, उसमें कुछ रिकॉग्निशन के लिए नेशनल और स्टेट लेवल से कुछ कमीशन बने हुए हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स है प्रक्रिया कि हम लोग रिकॉग्नाइज करने की जो पर्टिकुलर ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करने की जो प्रक्रिया वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी के कारण भी बहुत सारे एम्प्लॉयर वहां पे इंटरेस्ट नहीं रखते उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रेड यूनियन को। तो वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस होनी चाहिए, इसके कारण मतलब रिकॉग्निशन प्रोसेस बिल्कुल इजी वे में हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। इंट्रा यूनियन राइवलरी शुड बी लेफ्ट टू सेटल सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और लेबर कोड। मानी कि एक ही यूनियन में दो व्यक्ति अगर झगड़ रहे हैं तो दो रास्ते हैं उसे रिजोल्व करने के लिए। एक रास्ता है कि अगर वो लेबर यूनियन कोई सेंट्रल लेबर यूनियन के साथ कनेक्टेड है तो सेंट्रल लेबर यूनियन उसे रिजोल्व करने में मदद करेगा। और दूसरा रास्ता है कि अगर वो कोई सेंट्रल यूनियन के साथ कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो लेबर कोर्ट में जाके उसे रिजोल्व करेंगे। फिर फोर्थ है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन और उसमें जो दिक्कत आती है वो क्यों आती है? तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिस टू एग्जिस्ट अ ट्रेड यूनियन, मानी कि ऐसा ट्रेड यूनियन है वो जो सिर्फ नाम का है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है, इस टाइप का ट्रेड यूनियन है। तो ऐसे ट्रेड यूनियन अगर 2-3 बहुत सारे हो गए तो वो नेगेटिव प्रक्रिया में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ना कि पॉजिटिव में। तो ऐसे ट्रेड यूनियन बहुत नेगेटिव वातावरण तैयार करते हैं, तो इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन कैंसल रजिस्ट्रार कर सकता है। ऑन विच बेसिस रजिस्ट्रार कैन कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन? कमीशन हैज रिकमेंडेड दैट registration should be cancelled if its membership fell below द मिनिमम प्रिस्क्राइब फॉर रजिस्ट्रेशन। हम लोगों ने आगे देखा था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन हाउ मेनी मेंबर्स, इट वाज 7। तो अगर 7 से कम लोग की मेंबरशिप हो जाती है ट्रेड यूनियन की तो वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं कहलाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। यूनियन फेल्स टू सबमिट इट्स एनुअल रिटर्न। ओके, तो एनुअल रिटर्न को यूनियन सबमिट करने में फेल हो जाता है, एनुअल रिटर्न सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार को, अगर वो नहीं करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है क्योंकि उसकी प्रक्रिया में डेफिनेटली कहाँ पे गड़बड़ी है, इसीलिए वो रजिस्ट्रेशन या फिर एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं कर रहा है। इफ submitted defective it submitted defective returns and defects were not rectified within a prescribed time। मानी कि आपने जो भी एनुअल रिटर्न सबमिट किए उसमें कुछ डिफेक्ट है और डिफेक्ट आप पर्टिकुलर जो रजिस्ट्रार आपको टाइम देता है उस टाइम में अगर आप उसे मतलब सही नहीं करते हो तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। एन एप्लीकेशन फॉर री रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी एंटरटेन्ड विद इन 6 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम लोगों ने आगे भी देखा है कि जो भी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो वो 6 मंथ के बाद ही पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। बिफोर 6 मंथ अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो उसे रजिस्ट्रार कंसीडर नहीं करते, एंटरटेन नहीं करते। ठीक है, तो ये था रजिस्ट्रेशन। पांचवा है इम्प्रूवमेंट ऑफ
फाइनेंशियल कंडीशन, इसके लिए हम लोगों ने आगे भी बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल सिंपल है। 3 रिकमेंडेशंस दी है। मेंबरशिप फीस शुड बी रेज टू ₹1 पर मंथ। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, याद करो पहले कितनी थी मेंबरशिप फीस? यस, इट वाज 25 पैसा पर मंथ। तो ये बोल रहे हैं कि आप ₹1 पर मंथ कर दो तो भी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ सकती है। फिर है चेक ऑफ सिस्टम। चेक ऑफ सिस्टम क्या है कि ये प्रोविडेंट फंड टाइप है, माने कि अगर एक एम्प्लॉई लेबर यूनियन का भी मेंबर है तो उसकी जो सैलरी आ रही है, तो अगर वो सैलरी पर्टिकुलर परसेंटेज या फिर पर्टिकुलर रकम, पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट उसके खाते में, डायरेक्ट ट्रेड यूनियन के खाते में वो जमा करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर डायरेक्ट ट्रेड यूनियन के खाते में जमा करते हैं, इसे कहते हैं चेक ऑफ सिस्टम। मानी कि सैलरी में से डायरेक्ट मेंबरशिप फीस ट्रेड यूनियन के खाते में जाती है। तो ये है चेक ऑफ सिस्टम, और इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है और टाइम टू टाइम सबके मेंबरशिप फीस आ जाती है। वन यूनियन वन इंडस्ट्री, मानी कि एक इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही यूनियन, तो आपको खुद से ही ऑटोमेटिकली उसकी जो फीस है वो कलेक्ट होगी। मेंबरशिप बढ़ेगी तो मेंबर्स बढ़ेंगे तो आप मतलब ऑटोमेटिकली ही उसके लिए ज्यादा से ज्यादा रकम ट्रेड यूनियन में आएगी। ठीक है, तो ये 3 रिकमेंडेशन है, अप्लाइड नहीं है, और आई डोंट थिंक ये अप्लाई होगी। ₹1 पर मंथ, ओ माय गॉड। ओके ठीक है, नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। मानी कि जो मेंबरशिप है उसकी भी वेरिफिकेशन होनी आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे ट्रेड यूनियन जो इलीगल मेंबरशिप लेके घूमते हैं और काम करते हैं, तो ये ये बहुत गलत चीज है। वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप करनी चाहिए। तो द आईआरसी, आईआरसी क्या है दोस्तों? आईआरसी है, नोट कर लेना, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। ओके, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड आईआरसी शुड डिसाइड द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर ऑफ अ यूनियन। मानी कि जो भी यूनियन अगर रिप्रेजेंटेटिव होता है तो उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसकी फीचर्स क्या होगी, वो आईआरसी को डिसाइड कर देने चाहिए। आइदर बाय एन एग्जामिनेशन, और उसके दो वे है, आइदर बाय एन एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड और membership records, or if it considers that necessary, by holding an election by secret ballot open to all employees। मानी कि जो भी एम्प्लॉई ट्रेड यूनियन उसके मेंबरशिप का जो रजिस्ट्रार है उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज करे, या फिर जाहिर में इलेक्शन करवा के, सीक्रेट बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवा के जो भी जीतेगा, जो भी बहुमति के साथ जीतेगा वो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन होगा। वो वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप वहां पे होगी। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन 7, डिजायरेबल टू मेक रिकॉग्निशन कंपलसरी। ओके, रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन क्यों होना चाहिए वो हम लोगों ने आगे भी पढ़ा कि रिकॉग्निशन इसलिए होना चाहिए कि हम जो भी एम्प्लॉयर है उसके लिए भी इजी रहे कि वो मतलब 5-6 ट्रेड यूनियन के साथ उसे डील ना करनी पड़े, एक ही के साथ डील करे। और अगर रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन है तो उसको अदर बेनिफिट भी मिलते हैं, वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे उसको क्या बेनिफिट मिलते हैं। अभी रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन की जो प्रॉब्लम है उसे कैसे रिजोल्व किया जाए, तो नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने सजेशन दिया कि desirable to make recognition compulsory in all undertakings employees 100 or more workers or the capital invested is above a stipulated size। ओके, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 100 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, या फिर जिसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितनी मेमोरेंडम या आर्टिकल में डिसाइड की है उससे अगर ज्यादा उसमें स्टिपुलेटेड कैपिटल है, तो फिर उसको रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन करना कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन बनने की तौर पे जाएगा इसके लिए। देन सेकंड है मिनिमम 30% मेंबरशिप रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड यूनियन टू बार्गेन विथ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर। ठीक है, तो जो भी ट्रेड यूनियन है उसकी टोटल 30% मेंबरशिप, टोटल इंडस्ट्री में से 30% मेंबरशिप उसके पास होनी चाहिए, तभी वो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन कहलाएगा, तभी वो रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन की पैनल में बैठ पाएगा। ठीक है, और उसमें दो हम लोगों ने आगे भी पढ़ा है ये और इन लोकल एरिया, मानी कि पर्टिकुलर एक एरिया में अगर कोई ट्रेड यूनियन काम करना चाहता है, वो यूनिवर्सल नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का नहीं होना चाहता, लेकिन पर्टिकुलर एरिया में काम करना, तो मिनिमम 25% मेंबरशिप ऑफ द इंडस्ट्री वर्कर इज रिक्वायर्ड। मानी कि इंडस्ट्री में जितने भी वर्कर है उसकी 25% मेंबरशिप पर्टिकुलर लोकल एरिया के मेंबर्स की होनी चाहिए, तभी वो ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज्ड कहलाएगा। वेयर मोर देन वन यूनियन, देन मेजोरिटी फॉलोइंग इज चूजन फॉर रिप्रेजेंटेटिव यूनियन। माने कि एक इंडस्ट्री में अगर एक से ज्यादा यूनियन है
तो जिसकी मेजोरिटी है, जो यूनियन में ज्यादा से ज्यादा मेंबर है, वो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन कहलाएगा। ओके, तो अबव 1, 2, 3 एंड 4 इज द रिजोल्यूशन फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन प्रॉब्लम। ठीक है, तो फ्रेंड्स इट वाज वेरी सिंपल एंड स्मॉल टॉपिक, आई होप यू आर क्लियर। एंड हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चन पूछे तो वो उसके लिए भी आपने इजीली आंसर मिल गए होंगे इस लेक्चर से। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप लोगों ने आगे के लेक्चर्स नहीं देखे तो देख ले, और आपने आपका समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड विश यू गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।